नमस्कार किसान भाइयों। आखिरकार सब आप दोस्तों की जो गुजारिश थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक वीडियो ऐसा बनाया है जो वीडियो अभी तक एग्रोस्टार के प्लेटफॉर्म पे नहीं था। और आज मैं उस फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे किसान भाइयों ने इसकी डिमांड की थी। और ये फसल ऐसी है कि बेल वर्गीय है और अभी हिंदुस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में इसकी बिजाई होगी। बहुत सारे किसान भाई इसको बिजाई करेंगे। बहुत ही छोटी फसल है, मतलब लगभग 3.5-4 महीने की फसल है और ये फसल अच्छे से उत्पादन भी देती है। किसान भाइयों को कम से कम मेहनत में अच्छे से उत्पादन देने वाली फसल, और उस फसल का नाम है पम्पकिन यानी कि कद्दू, भोपड़ा। हमारी अभी जो वार्तालाप होगा उसमें हम अभी जो बोलेंगे वो पम्पकिन बोलेंगे ताकि सभी भाषाओं में सबको पता चले। ये पम्पकिन एक ऐसी फसल है कि जो 110, 115, ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसकी बिजाई 2 सीजन में की जाती है। पहली सीजन ऐसी है कि आप मॉनसून में यानी कि खरीफ में भी इसकी बिजाई कर सकते हो, और दूसरी अभी यानी कई किसान भाई इसको दिसंबर जनवरी में भी प्लांटिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे ठंड का मौसम ज़्यादा होने की वजह से आपको जनवरी एंड, फरवरी और मार्च महीने तक बिजाई कर सकते हो। अगर मार्च में बिजाई करते हो तो मार्च के पहले पखवाड़े में बिजाई कर देना अच्छा है, क्योंकि मार्च के पहले पखवाड़े में अगर बिजाई करते हो तो 4 महीने की फसल यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून के पहले पखवाड़े में निकल जाएगा, या तो मई के एंड में निकल जाएगा, तो बारिश से पहले निकल जाएगा। ये कद्दू की, पम्पकिन की स्टोरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और मार्केट में रेट तो अलग अलग आते हैं, लेकिन उत्पादन सही में बहुत अच्छा मिलता है। आपको अगर बेचना नहीं हो तो 5-10 दिन रख सकते हो। ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज जैसा नहीं है, खरबूजे जैसा नहीं है कि निकला और तुरंत बेच दिया। तो आप 4-5 दिन, 10 दिन उसको रख भी सकते हो। बहुत ही हार्ड फ्रूट है और इसकी आजकल मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। होटलों में उसका बहुत ही उपयोग होता है। और वैसे ये फल जो है उसके आयुर्वेदिक गुणकारी तत्व उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आजकल उसका उपयोग बहुत सारी जगह पे हो रहा है। उससे कम पम्पकिन की चटनी भी बनाई जाती है और पम्पकिन का अचार भी बनाया जाता है। तो किसान भाइयों, मेन सब्जेक्ट है अपने विषय का कि उसकी खेती कैसे की जाए। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करूँगा। अगर उसमें कुछ कमी आपको लगती है तो आप कमेंट डाल के बता सकते हो कि ये हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो हम आपको बता सकते हैं डिटेल में उसके लिए। और ये फसल के बारे में बहुत लंबी चर्चा नहीं चलेगी, शायद हो सकता है कि एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए, बराबर दूसरा एपिसोड बनाने की ज़रूरत लगभग नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल आइकॉन पे दबा दीजिए। और उसके बाद में अगर अच्छा लगे तो कमेंट डालिए, लाइक कीजिए और उसको अपने साथी किसान भाइयों को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत ही सिंपल भाषा में कि इसकी बिजाई करने से पहले आपको खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है, जो एक कॉमन चीज़ है। अगर आपने धान की फसल अगर की है और उसमें आप थोड़े लेट हो गए हो इस बार और अभी रबी में कोई फसल नहीं कर पाए हैं, तो अभी आप फरवरी में ही बिजाई कर दीजिए, या तो मार्च के पहले पखवाड़े में कर सकते हैं। दूसरा, कोई चने वगैरह की खेती की है तो तुरंत ही आप उसको सीधा-साधा कल्टीवेशन करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि चने की खेती में क्या होता है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में होता है, नाइट्रोजन पड़ा हुआ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो बहुत टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी फसल की है, जैसे केला वगैरह किया है, उसको निकाला है और उसके बाद में खेत को छोड़ दिया है, तो अभी आपको गहरी जुताई करके अच्छी तरह से ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डाल के आपको खेती करनी चाहिए। इसकी खेत की तैयारी के लिए आपको पहले सीधा फिर टेढ़ा कल्टीवेशन करना है, सिंपल कल्टीवेटर से, कि ज़मीन भुरभुरी हो जाए। अगर भुरभुरी नहीं होती है तो आपको रोटावेटर भी चलाना है। रोटावेटर चलाने के बाद आपको 6 या 7 फीट का अंतराल रखना है। वहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है। उस लाइन पे आपको फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र में क्या-क्या डालना है कि आपको बेसल डोज़ में ही ज़्यादा डाल दे तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट फसल है। बहुत लंबी चलने वाली 6-7 महीने चलने वाली फसल नहीं है। ये
ज़्यादा से ज़्यादा 110-120 दिन मतलब पूरे 4 महीने नहीं चलेगी और आपको ट्रीटमेंट करनी है 90 दिनों तक। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आप 80 से 90 दिनों तक यानी 3 महीने से भी कम अंतराल में आपको ट्रीटमेंट करनी है, तो आपको बेसल में ज़्यादा डोज़ डाल देना पड़ेगा। तो मेरा राय ऐसा है कि आप सीधी लाइन खींच लें, लाइन के ऊपर आप डीएपी 1 एकड़ में 1 या 1.5 बैग डाल दें। पोटाश अगर आपकी ज़मीन बहुत ही बलुई मिट्टी है, आपको 1.5 से 2 बैग डालना पड़ेगा। लेकिन मध्यम ज़मीन है, काली ज़मीन है, कपास आप खेती कर पाओ ऐसी ज़मीन है, तो आपको कम से कम 1 बैग पोटाश की डालनी है। साथ ही साथ में ये फसल की जड़ें बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 या 3 बैग नीम की खली डालना है। नीम की खली इसलिए क्योंकि ये कद्दू वर्गीय फसल है, खुद कद्दू है, तो उसकी जड़ें भी चलेगी, साथ में निमेटोड की भी प्रॉब्लम होने की संभावना होगी, तो नीम की खली उसको रोकती है। तो ये एक अच्छा सुझाव है कि आप नीम की खली 2 से 3 बैग डाल दें। साथ ही साथ में उसके साथ में संचार डालना अति आवश्यक है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन तो है ही है, उसके साथ में डिफरेंट अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया भी है, तो वो भी डालना ज़रूरी है। तो 10-1 किलो जितना संचार डाल दें। अभी आपकी ज़मीन में अगर गन्ना हुआ है, केला हुआ है, ऐसी लंबी ज़्यादा पकने वाली फसल हुई है या आलू वगैरह की खेती की है, तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आई थी अलग-अलग न्यूट्रिएंट की, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक बेस का आता है, जिसमें जिंक, कॉपर, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम वो लगभग 8 से 10 किलो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है आपके राज्य का जो भी ग्रेड हो वो, प्लस कम से कम 10 से 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। लाइन बना के पहले डालना है और उसके बाद में उसको वहाँ पे हल्के से रीच एंड फरो करना है। यानी कि आपको मेड़ बनाना है, मेड़ के 2 साइड पे छोटी-छोटी नाली आएगी। जो मेड़ है उसकी ऊंचाई जो है वो लगभग आधे से 1 फुट रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखोगे तो चलेगा। कई किसान भाई एडवांस खेती करने वाले होते हैं, इसमें अगर आपके वहाँ व्यवस्था हो तो यहीं पे आपको ड्रिप लगा के उसके ऊपर मल्चिंग भी कर सकते हो। लेकिन उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट टर्म फसल है, अगर आपके पास पुराना है व्यवस्था तो आप कर सकते हो। फिर से बोलता हूँ, सीधा 6 फीट के अंतराल पे लाइन बनानी है, लाइन के ऊपर जो मैंने फर्टिलाइज़र बोला वो डालना है, वो उसको बंद करके मेड़ और नाली बनानी है, बराबर? तो 6-6 फीट के अंतराल पे पूरे खेत में आपको मेड़ नाली का व्यवस्था हो जाएगा। अभी आपको जो मेड़ बना है उसके ऊपर बिजाई करनी है, उसके ऊपर 2 फीट के अंतराल पे बिजाई करनी है। अगर पंपकिन का इस तरह से बिजाई करते हो तो तकरीबन आपको सिंपल गणित ऐसा है कि 12 स्क्वायर फीट में एक पौधा आएगा। अगर 12 स्क्वायर फीट में एक पौधा अगर आता है तो कुल 43,000 मतलब 40,000 से ज़्यादा थोड़ा 1 एकड़ होता है, बराबर? आप बॉर्डर एरिया सब निकाल देते हो तो हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो 3 से 3,500 बीज चाहिए, यानी कि 1 ग्राम के अंदर 10 बीज आते हैं, तो 300 से 350 ग्राम बीज चाहिए आपको। लेकिन आपको 400 से 450 ग्राम बीज लेना है, 100 ग्राम थोड़ा ज़्यादा ले लेना है क्योंकि आपको अगर कहीं भी आपको गैप फिलिंग हो, बराबर? कहीं पे मर गया, जल गया, कोई कीड़ा खा गया ऐसा वगैरह हो, तो आप उसमें गैप फिलिंग कर पाएँ। इसलिए आपको लगभग 300-400 प्लांट एक्स्ट्रा बना के रखने हैं। तो अभी यहाँ तक है कि आप इस तरह से बिजाई कर सकते हो। अगर आपने ड्रिप और मल्चिंग से अगर किया है तो आपको कप के अंदर सिंपल जो पानी पीने का कप है उसमें कोकोपीट भर के उसमें आप बिजाई कर सकते हो और सीधा कप का प्लांटिंग कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है। कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि अभी दूसरी फसल चालू है, अभी हार्वेस्टिंग हो गया और आपको पम्पकिन की खेती करनी है, तो पहले ज़मीन तैयारी करने में 10-15 दिन लगते हैं। वो जो 10-15 दिन का टाइम है, वो भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं कि बाहर कहीं छोटी-सी नर्सरी बना लेते हैं और बिजाई कर देते हैं कप में। तो कप में बिजाई करने से क्या होता है, पौधा लगभग 20 दिन का होगा, तब तक आप प्लांटिंग कर सकते हो कि बाहर प्लांटिंग कर दिया आपने, यहाँ खेत की तैयारी चालू है, 15-20 दिन आपको मिल गए, तब तक पौधा भी तैयार हो गया, तो आपका 15 से 20 दिन का कम से कम 20 दिन का सेविंग हो जाएगा। आपको फिर राह नहीं देखनी पड़ेगी कि अभी मानसून आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो आपके 20 दिन पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली फील्ड में आपको 80 से 90 दिन ही चाहिए। तो ये एक टेक्निक है जो कई किसान भाई अपनाते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी जब बिजाई करते हो तो आपको पम्पकिन का, कद्दू का जो बीज होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो आपको मानो कि 500 ग्राम आपने बीज लिया बिजाई करने के लिए,
तो आपको 1 लीटर पानी में 3 घंटे तक भिगो के रखना है। मतलब आज आप 9 बजे से सुबह से बिजाई करने वाले हो तो सुबह में 6 बजे उठ के उसको पहले 1 लीटर पानी में भिगो के रखना है। 3 घंटे भिगो के रखो, फिर छाँव में उसको सुखा दो आधे 1 घंटे के लिए, सूख जाएगा फिर बिजाई कर दो। उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो बहुत ही हार्ड रहता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा तो जर्मिनेशन जमाव में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके साथ में ही थोड़ा आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का ट्रीटमेंट भी डाल देते हो। मतलब एक 500 ग्राम बीज है, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आप 2 से 5 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा और 2 से 5 ग्राम जितना सूडोमोनास भी डाल सकते हो। अगर बीज के अंदर फंजीसाइड की ट्रीटमेंट की है तो ट्राइकोडर्मा का कोई मतलब नहीं है, वो बाद में कर सकते हो। तो यहाँ तक का चैप्टर था, वो मुख्य चैप्टर था, आपने बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद उसका लगभग 7 से 8 दिनों में जर्मिनेशन आ जाता है। कभी-कभी 12-15 दिन भी लेता है क्योंकि ठंडी का माहौल है। अगर जाड़े का मौसम ज़्यादा चला, रात को टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास हो गया तो ये थोड़ा जर्मिनेशन लेट आएगा, लेकिन आ जाएगा। बाहर कप में किया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन ज़मीन में किया तो आपको बीज जो है वो 2 से 3 इंच ही अंदर डालना है, उसके नीचे नहीं डालना है। बीज हार्ड है तो पानी चाहिए, इसलिए 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच, 1 इंच से ऊपर नहीं रखना है, बराबर। 1 इंच से नीचे 2 या 3 इंच तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब उंगली रखो तो इतना बीज अंदर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। उस तरह से प्लांटिंग किया तो आपका जर्मिनेशन 8 से 10 दिनों में आ ही जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, ठंडी गिरी या तो ज़्यादा डीप में चला गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में। अभी 15 दिन के बाद जब उग के बाहर निकल जाता है, आपने फर्टिलाइज़र पहले से डाल दिया था, उग के बाहर निकला है, आपको कुछ ऐसा लगे कि कोई कीट आ रहा है तो आप कोई 1 आध 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो। आस-पास में अगर लौकी की खेती है या तो वाटरमेलन, मस्कमेलन की खेती है या तो दूसरे कोई बेल वर्गीय खेती किया है, आस-पास में किसी भाई ने, पुराना खेती है वो ख़त्म होने वाला है, ऐसी कोई खेती है बेल वर्गीयों की, तो रेड पम्पकिन बीटल आएगा, जो लाल कलर का कीड़ा आता है। वो अगर आपको उस समय पे कभी भी आ सकता है, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा आता है, तो आपको दवाई डालनी है बेनिविया, बराबर। तो बेनिविया का रिजल्ट आएगा और उससे दूसरे भी कीट मरते हैं। तो ये एक अच्छी दवाई है जो आपको काम आ सकती है। दूसरा, खास करके इस समय पे जब ग्रोथ का स्टेज है, तो ग्रोथ के स्टेज में आपको उस समय पे एक बार फास्टर का प्रयोग करना चाहिए। फास्टर के प्रयोग से जल्दी बेल चल जाता है। फिर इसका जो फ्लावरिंग स्टेज आता है वो लगभग 30-35 दिनों के बाद फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाता है। कोई वेराइटी लेट पकने वाली होती है तो उसमें 45 दिन में भी आता है फ्लावरिंग, लेकिन ज़्यादातर जो 110-115 दिन वाली फसल होती है, जिसमें कुंभ करके एक वेराइटी आती है, जो कुंभ वेराइटी है उसके लगभग आपको 30-35 या 40 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सिंगल कटिंग फसल है, इसका लौकी जैसा नहीं कि बार-बार आपको कटिंग करना पड़ता है। तो सिंगल कटिंग फसल हो तो आपको बहुत वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जब बिजाई करते हो तो आपने 6 बाई 2 का अंतराल रखा है और उसमें आपको बेल जब चलने लगती है फ्लावरिंग से पहले, तो आपको एक साइड चलानी है, दोनों साइड चलती को आपको लकड़ी से घुमा के एक साइड करते रहना है। तो एक साइड किया तो आपको इरिगेशन और फर्टिलाइज़र डालने में आसान रहेगा और फिर तुड़ाई करने में भी आसान रहेगा, चलने में भी आसान रहेगा। और फ्लावरिंग के बाद ये नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फ्लावरिंग के स्टेज पे बताया। अगर फ्लावरिंग में कोई रुकावट आती है, आपको लगता है कि फूल बहुत कम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप फ्लावरिंग के हार्मोन्स दे सकते हो। या तो आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ बहुत हो रही है, तो ग्रोथ अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको उस टाइम पे 05234 का स्प्रे करना है। मैंने फर्टिलाइज़र पहले ही ज़्यादा डालने के लिए बोला था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ में रुकावट है, तो आपको 30-35 दिनों का जो समय होता है, उस समय पे यूरिया और उसके साथ थोड़ा-सा सल्फर डाल सकते हो। मानो कि आपने 1 एकड़ की खेती की है, तो आपको लगभग 20 से 25 किलो यूरिया डालना है और उसके साथ 3 से 4 किलो सल्फर डालना है। उससे ज़्यादा सल्फर नहीं डालना है क्योंकि ज़ैद का मौसम है, गर्मी है, वैसे भी ज़मीन ज़्यादा पानी सोखती है, पौधा पानी ज़्यादा सोखता है, सल्फर डाला तो ज़्यादा पानी सोख लेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है। मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ 1 एकड़ में 3 किलो सल्फर की, वो भी यूरिया के साथ। यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ सल्फर को। तो आप ऐसा किया तो बहुत अच्छे से ग्रोथ वगैरह अच्छे से आ जाएगा। फ्लावरिंग अगर कुछ रुक के आ रहा है तो आप फ्लोरोफिक्स वगैरह का स्प्रे कर सकते हो या तो स्टेलर वगैरह का प्रयोग कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। अभी जो फ्लावरिंग सेट हुई है, वो फ्लावरिंग सेट होने के लगभग 10, 15, 20 दिनों के बाद में आपको फल सेटिंग शुरू होगा। फल दिखेगा नहीं, लेकिन फल का सेटिंग शुरू होगा, छोटे-छोटे फल दिखेंगे, बहुत छोटे-छोटे।
और उसके बाद में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होगा। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको 50-55 दिन से लेके फिर लगभग 80-90 दिनों तक, यानी कि 30 से 35 दिन, ये 30 से 35 दिन ऐसे होते हैं क्रिटिकल हो जाते हैं फलों के लिए। आप समझो कि आपकी बेल चल रही है और बेल में एक छोटा सा फल बैठा था और कद्दू का वजन तकरीबन ये मैंने कुंभ वैरायटी जो बोली, वो कुंभ वैरायटी तकरीबन 4 किलो 5 किलो कभी-कभी 6 किलो भी प्रोडक्शन देता है। आप 4 किलो भी गिनो या 5 किलो भी एक एवरेज गिनो तो 5 किलो 5 ग्राम में से 5 किलो होता है 30 दिनों में। तो ये साइज बढ़ता है, उसमें पहले पानी बढ़ता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से उसमें स्टार्च ग्लूकोज वगैरह बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया समर में होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और साथ ही साथ में पत्ते भी बड़े होते हैं, तो ट्रांसपीरेशन के लिए भी पानी चाहिए, मतलब पौधे को पानी उड़ाने के लिए पानी चाहिए और दूसरा उसमें भरने के लिए चाहिए। बड़े बड़े पत्ते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी चाहिए। तो आपको इस समय के दौरान पानी की आवश्यकता नॉर्मल रहती है तो नॉर्मल से ज़्यादा कर दो, क्योंकि अगर इस समय पे पानी की स्ट्रेस आई तो पौधा ऑटोमेटिक सूख जाएगा। थोड़ा पानी कम पड़ा तो फ्लावरिंग रुक जाएगी। उससे अगर फल बन गए हैं, फल बनने के बाद पानी का स्ट्रेस आया और कम पानी गिरा तो फल का आकार बिगड़ जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी, या तो फल वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे वहीं मैच्योरिटी आ जाएगी। तो आपकी जो फसल 110-115 दिन पे चलनी थी उसमें हार्वेस्टिंग करना था, हार्वेस्टिंग तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा फल छोटे रह जाएंगे, 2, 3, 4 किलो के रह जाएंगे, जो 4, 5, 6 किलो के होने वाले थे। तो किसान भाइयों, इस समय पे पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सिंपल सा मैं बताता हूँ कि आपको देखना है कि नमी है कि नहीं। नमी तो होनी चाहिए। आपने पहली तारीख को पानी दिया था, आप तीसरी तारीख को जाके देखो, आप ऊपर नमी है नीचे नमी है, अगर दोनों जगह पे नमी है कोई टेंशन नहीं। फिर चौथी तारीख को देखो, फिर 5वीं तारीख को देखो। 5वीं तारीख को आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर के लेयर में पानी नहीं है, नीचे तो नमी है। 6 तारीख को 7 तारीख को देखो, आप 7 तारीख 8 तारीख तक गए और आपको ऐसा लग रहा है कि फल बन रहे हैं, पत्ते बड़े बड़े हैं, गर्मी ऊपर से बढ़ रही है, ऊपर का लेयर सूख गया है और अंदर का 4-5 इंच अंदर का लेयर भी अभी बहुत कम नमी बच गई है, उसमें से मिट्टी निकालो तो लड्डू भी नहीं बन रहे हैं, तो आपको तुरंत पानी दे देना चाहिए। तो ये सिस्टम आप मेंटेन करते हो तो फल का विकास नॉर्मल दिशा में चलेगा। अभी लास्ट में आपका फल जब सब सेटिंग हो जाता है, आपको लगता है कि अभी हर एक बेल पे एक दो फल लगे हैं और आपको कंप्लीटली आपको ऐसा लगता है कि अभी फल सेटिंग हो गया है, कोई छोटा फल है कोई बड़ा फल है, तो आपको 60 दिनों के आसपास में या 70 दिनों के आसपास में एक पोटाश का डोज देना है। सिंपल सा देना है कि 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 किलो यूरिया और लगभग 25 किलो पोटाश जमीन में बिखेर के दे दो और पानी बहा दो। अगर आप वाटर सॉल्यूबल दे रहे हो, आपके पास ड्रिप है, तो इस समय पे आपको 13-0-45 दे देना चाहिए। उसके साथ में थोड़ा सा मतलब 4 से 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 4 से 5 किलो 13-0-45 दोनों ड्रिप में बहा दो, बहुत अच्छा रहेगा। पत्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, फल का आकार भी बढ़ेगा। बाकी उसके बाद में लगभग 80 दिन हो जाए, वाटर सॉल्यूबल दे रहे हो तो 0-0-50-80 दिनों के बाद देना शुरू कर दो। और अगर आपने ओपन मतलब फ्लड इरिगेशन में किया है तो आपने पोटाश पहले दिया है बाद में दिया है, तो अगर अभी देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी बता चुका हूं। अभी पहले मैंने जमीन की तैयारी, बिजाई, बीज दर, अंतराल, फर्टिलाइजर, पेस्ट 1-2 आती है वो बताया। उसके बाद में समर है तो कोई डिसीज आने की संभावना नहीं है, फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट डाल के बता सकते हो कि आपके वहाँ ये कोई डिसीज आता है। उसके बाद में मैंने वाटर मैनेजमेंट का बताया। किसान भाइयों, ये फसल आपने बोला था इसलिए हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और सबको बताएं कद्दू की फसल कैसे होती है और आपके वहाँ क्या वैरायटी होती है, क्या हो सकता है इसका, मतलब मैंने प्रॉब्लम नहीं बोला है और आपके वहाँ वो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। हम प्रयत्न करेंगे 100% जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच, खूब खूब धन्यवाद।